मतलब सेक्शन 15 जो अभी तक हमने किया है, एक बार उसकी सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। 15(1) हमने कंप्लीट कर लिया, 15(2) हमने कंप्लीट कर लिया, 15(3) हमने कंप्लीट कर लिया, 15(4) हमने कंप्लीट कर लिया, 15(5) आज हमें स्टार्ट करना है। बट जितने प्रोविजन अभी तक हमने कंप्लीट किए ना, मैं कह रहा हूँ सुपर डुपर फास्ट एक बार मुझे रिवीजन करा दो, ताकि मुझे पता भी तो लगे कि जो लेक्चर अभी तक हमने लगाए हैं आपके पल्ले पड़ रहे हैं जी। ठीक है जी, मैं भी रिवीजन कराऊंगा, आपने भी करवानी है। आज सारे बच्चे लाइव चैट के अंदर लिखेंगे, मतलब जितने बच्चे लाइव बैठे हैं सारे बच्चे लाइव के अंदर लिखेंगे और मैं यहाँ पे बोलूंगा जी। ठीक है, इधर देखना ध्यान से। अब चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था वैल्यूएशन का। अब चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया था? वैल्यूएशन का। याद करो, मैंने कहा था वैल्यूएशन का चेक पॉइंट नंबर 6 है, चेक पॉइंट नंबर 7 हमारा रेट का है। अब अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे जीएसटी निकल के आएगा। अब रेट हमारे फिक्स होंगे, वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 15 के पास जाना पड़ेगा। सेक्शन 15 के टोटल मिला के 5 सबसेक्शन है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). 15(1) हमने कंप्लीट कर लिया, 2 हमने कंप्लीट कर लिया, 3 हमने कंप्लीट कर लिया, 4 हमने कंप्लीट कर लिया और 5 आज हमें स्टार्ट करना है 15(5) जी। ठीक है जी। अब 15(1), 15(2), 15(3) ये मैंने कहा था इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करो। 15(4) को एक ब्लॉक में लेके जाओ, 15(5) को अलग ब्लॉक में लेके जाओ जी। अब 15(1) ये बात कहता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, मुझे फटाफट से बोल देना जी। 15(1) में क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी में वैल्यू कौन सी आएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर दी सेड सप्लाई। दोबारा बोलो, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर दी सेड सप्लाई। मतलब जो भी तुमने एक्चुअल में प्राइस पे किया होगा या जो भी एक्चुअली प्राइस पेबल होगा, उस वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे। बस 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन कहती है कि बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए और प्राइस एक सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। मतलब अगर बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस एक सोल कंसीडरेशन है, इट मींस अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम्हारी वैल्यू बनेगी। अब इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में ना गवर्नमेंट ने कहा था 15(1) में 15(2) को जोड़ देना, 15(3) को हटा देना, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब 15(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आ गई, उसमें एडिशन करने, उसमें डिलीशन करने हैं। एडिशन कितने करने हैं? 5। फटाफट से बोला 15(2) में 5 एडिशन कौन कौन से हैं? सर पहला एडिशन, हाँ याद आ गया सर। पहला एडिशन तो वो है ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, वो सारे के सारे टैक्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। आपको मैंने एग्जांपल दिया कस्टम ड्यूटी हो गया जी, आपको म्युनिसिपल टैक्स वाला एग्जांपल दिया मैंने, आपको मैंने एग्जांपल दिया सेफगार्ड ड्यूटी हो गया, आपको मैंने एग्जांपल दिया आपके इंपोर्ट ड्यूटी में जितने भी कस्टम ड्यूटी होंगे वो सारे के सारे कवर होंगे। मतलब जो भी आपके टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। सेकेंड, फिर मैंने कहा था कि ऐसा कोई खर्चा जो सप्लायर का है, सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, वो सारे खर्चे आपको ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सेलिंग कमीशन हो गया, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सारे के सारे पॉइंट नंबर 2 में कवर होंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में था कोई भी इंसिडेंटल खर्चे या कोई भी एंसिलरी खर्चे अगर होंगे उसको भी हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, रीपैकिंग हो गया, स्पेशल पैकिंग हो गया, आपकी वारंटी कॉस्ट हो गया, प्री इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गया। मतलब जितने भी चार्जेस आपके इंसिडेंटल और एंसिलरी होंगे वो सारे आपको ऐड करके दिखाने। फिर पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अगर कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, आपने पेमेंट में डिले कर दिया, उस चक्कर में इंटरेस्ट लगा, उस चक्कर के अंदर पेनल्टी लगी, वो भी आपको ऐड करके दिखानी पड़ेगी। फिर पॉइंट नंबर 5 में आपको सब्सिडी भी ऐड करके दिखानी है, बट सारी सब्सिडी नहीं, गवर्नमेंट को छोड़ के। इट मींस अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट को छोड़ के है और वो सब्सिडी डायरेक्टली आपकी प्राइस से लिंक कर रही है, उसको भी आप यहां पे ऐड करके दिखाओगे। ये 5 इंक्लूजन करने हैं। और माइनस में कौन सा करना है? प्री सप्लाई डिस्काउंट करोगे या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट करोगे? प्री सप्लाई डिस्काउंट का मतलब ऐसा डिस्काउंट जो सप्लाई या उससे पहले आपको पता है और जो आपके इनवॉइस से रिलेटेड है, उस डिस्काउंट को भी यहां पे माइनस कर दोगे। मतलब जो भी प्राइस आपका इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगा और जो सप्लाई या उससे पहले आपको पता होगा, उसको बोलते हैं प्री सप्लाई डिस्काउंट, उसको आपको माइनस करना है। और ऐसा डिस्काउंट जो सप्लाई के बाद मिलेगा बट सप्लाई के टाइम पर एग्रीमेंट के अंदर वो डिस्काउंट अगर लिखा हुआ था तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। याद करो, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो वही थी कि जब आपका एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, और दूसरा बायर ने अपना उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सर्कुलर भी हमने किए थे। एक तो मैंने कहा था अगर आपका स्टैगर्ड डिस्काउंट होगा, स्टैगर्ड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जितना आप और परचेस करोगे उतनी आपकी सेविंग ज्यादा होगी। मतलब बाय मोर सेव मोर, बाय मोर सेव मोर, बाय मोर सेव मोर, बाय मोर सेव मोर।
तो गवर्नमेंट बोलती है स्टैगर्ड डिस्काउंट भी जस्ट लाइक ए प्री डिस्काउंट, उसको भी आप माइनस करके चलोगे। अगर कोई वॉल्यूम डिस्काउंट है, अगर कोई टारगेट डिस्काउंट है, उसको भी आपको माइनस करना है, वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में कवर होगा जी। बट अगर कोई डिस्काउंट आपका सेकेंडरी डिस्काउंट है, उसको माइनस नहीं करोगे। सेकेंडरी डिस्काउंट मींस ऐसा डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम पर पता ही नहीं था, मतलब बाद में ही अनाउंस हुआ, और जो डिस्काउंट बाद में ही अनाउंस हुआ जिसके बारे में पहले कोई आइडिया ही नहीं था, तो उस डिस्काउंट को हम वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे जी। ये सारी बातें हमने डिस्काउंट वाले केस में की थी। तो कंक्लूजन का निकल क्या रहा है सर? कंक्लूजन निकल कर रहा है कि जब भी हमारे एग्जाम में वैल्यूएशन में से क्वेश्चन बनेगा तो 15(1) में 15(2) को जोड़ देंगे, 15(3) को हटा देंगे, हमारी वैल्यू निकल के आएगी। 15(1) आपने बोल दिया ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) में 5 एडिशन है, 15(3) में डिलीशन है, 2 प्री सप्लाई और पोस्ट सप्लाई, इनको माइनस करके आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एक बच्चा कहता है सर आपने ना हमें ये भी रिवाइज करवाया था, हमें ये भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि 15(1) में ना वैल्यू निकल नहीं पाती। 15(1) के अंदर वैल्यू कब नहीं निकल पाएगी? अगर दोनों पार्टी रिलेटेड पार्टी होंगे, या मान लो अगर दोनों पार्टी रिलेटेड पार्टी नहीं है बट प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, मतलब कुछ मनी फॉर्म में है, कुछ नॉन मनी फॉर्म में है, या सारा ही नॉन मनी फॉर्म में है, या अगर बदले में कंसीडरेशन ही नहीं है, या रिलेटेड पार्टी के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है अगर 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा तुम 15(4) के पास जाओ। जब मैं 15(4) के पास गया ना, तो 15(4) ने कहा तुम चंपा चंपा करते हुए रूल्स के पास जाओ, रूल नंबर 27 से लेके 31 तक रूल्स होंगे, उसको तुम फॉलो कर लेना। हमने 27 कंप्लीट किया, 28 कंप्लीट किया, 29 कंप्लीट किया, 30 कंप्लीट किया, 31 कंप्लीट किया। 29 कब लगेगा? अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं होगा, उस केस में 27 लगेगा। अब 27 सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है, मतलब अगर कुछ पैसा मनी फॉर्म में, कुछ पैसा नॉन मनी फॉर्म में, तब 27 लगेगा। अगर सारा पैसा नॉन मनी फॉर्म में, तब 27 लगेगा। अगर मान लो बदले में कंसीडरेशन नहीं भी होगा, उस केस में 27 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। फिर अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, उस केस में 28 लगेगा। फिर 29 का बदलेगा, 29 लगेगा प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल वाले केस में। 30 कहता है कि अगर तुम्हारी वैल्यू 27, 28, 29 पे कहीं भी कैलकुलेट नहीं हो रही, उस केस में 30 के बेस पे निकाल लो। और अगर वैल्यू 30 के अंदर भी कैलकुलेट नहीं हो रही, फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट रूल नंबर 31 आप सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहले याद करो रूल नंबर 27 में क्या था। रूल नंबर 27 के अंदर हम गए, उसने कहा सबसे पहले जो भी तुम्हारी सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू है ना, उस वैल्यू को तुम अपनी वैल्यू मान लो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो भी तुम्हारी मनी वैल्यू होगी, उसमें जो भी तुम्हें नॉन मनी मिली है, उस नॉन मनी की मनी वैल्यू निकाल लो। उस नॉन मनी की मनी वैल्यू निकाल लो, और जो तुम्हें मनी वैल्यू है, तो मनी वैल्यू में नॉन मनी की मनी वैल्यू को जोड़ देना, तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर तुम्हारी वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो फिर सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, सेम लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू निकाल लो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तुम रूल नंबर 30 के पास जाओ, फिर रूल नंबर 31 के पास जाओ, फिर तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर काम तुम्हारा रिलेटेड पर्सन के बीच में है, उस केस में पहला ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर सप्लाई मतलब लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू, अगर वो भी नहीं है रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ जी। बट यहाँ पे रूल नंबर 28 में एक स्पेशल पॉइंट था कि अगर तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे निकल रही, यहाँ पे या यहाँ पे, एक तो ऑप्शन ये है, और अगर तुम्हें ये वैल्यू नहीं लेनी, तो जितने का रेसिपिएंट ने आगे सप्लाई किया होगा उसका 90% जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है, विच एवर इज लेस, तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर रूल नंबर 29 जी, प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, उस केस में क्या वैल्यू लेके चलेंगे जी? ओपन मार्केट वैल्यू, या तो ओपन मार्केट वैल्यू, या जितने का भी रिसीवर आगे बेचेगा उसका 90% विच एवर इज लेस, या तो ये वैल्यू। और अगर ये वैल्यू नहीं अवेलेबल है, उस केस में रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ, आपकी वैल्यू निकाल देंगे। जब मैं रूल नंबर 30 के पास गया, मैंने कहा यार तुम्हारे नाम के बहुत चर्चे हैं, क्या चक्कर है? नहीं क्या चक्कर है भाई रे, तेरे नाम के बहुत चर्चे हैं भाई। रूल नंबर 30 ये करने लग रहा भाई, इतने चर्चे कहीं भी जाओ। 27 कह रहा चल 30 के पास चल, 28 कह रहा चल 30 के पास चल, 29 कह रहा चल 30 के पास चल। मैं कहा तू क्या कहने लग रहा? कह रहा भाई मैं सिंपल सी बात बोल लूं, देख भाई जितनी मेरी कॉस्ट है ना, जो मेरी कॉस्ट है उसका 110% जो है भाई वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल पा रही तो फिर तुम 31 के पास जाओ। मैं कहा 31 के भी बहुत चर्चे हैं। कह रहे उसके तो चर्चे होंगे ही, वो तो डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट कह रहा है भाई अगर तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल पाएगी तुम मेरे पास आ जाना, मैं रीजनेबल मेन यूज करके तुम्हारी वैल्यू निकाल दूंगा। तो रूल नंबर 31 में डिपार्टमेंट आपकी वैल्यू निकालेगा, मतलब जो भी बेस्ट जजमेंट से, डिपार्टमेंट की बेस्ट जजमेंट से जो भी आपकी वैल्यू होगी उस वैल्यू पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सीक्वेंस यही फॉलो करना पड़ेगा। बट यहां पे एक स्पेशल पॉइंट था, गुड्स वाले केस में पहले 27, 28, 29, 30, 31, सर्विस वाले केस में 27, 28, 29 के बाद आप डायरेक्टली 31 के पास भी जा सकते हो। रूल नंबर 30 को आप इग्नोर कर सकते हो। यह बात कल की क्लास के अंदर हमने समझी थी।
ठीक है, तो अब जाके सुपर डुपर सुपर से भी ऊपर फास्ट तरीके से हमारी रिवीजन हो चुकी है। तो 15-1 डन कर दिया, 15-2 कंप्लीट कर दिया, 15-2 कंप्लीट कर दिया, 15-3-4 कंप्लीट कर दिया। आज हमें 15-5 स्टार्ट करना है, जिसमें रूल नंबर 31A, रूल नंबर 32 से लेकर 35 की भी रिवीजन होगी, और ऐसे उसकी भी सुपर फास्ट रिवीजन करवा दूंगा। जब वो कंप्लीट होंगे तो मस्त तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी जी। डन है जी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब उम्मीद करूंगा जी यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो जी वापिस आओ जी। तो फाइनली अब जाके 27, 28, 29, 30 और 31। बच्चा कह रहा है सर 27B विद एग्जाम्पल समझा दो। विद एग्जाम्पल समझ लो। विद एग्जाम्पल मैंने कल आपको वैसे बताया था 27B विद एग्जाम्पल। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर मैंने किसी को कोचिंग की सर्विस दी, आपने मुझे मनी फॉर्म भी दिया, नॉन मनी फॉर्म भी दिया। अब मनी फॉर्म में आपने मुझे 6,000 रुपये दिए, तो 6,000 तो ये वैल्यू निकल के आ ही चुकी है। तो गवर्नमेंट ने कहा जो नॉन मनी फॉर्म में दिया ना, उसको मार्केट में लेके जाओ कि उस नॉन मनी की वैल्यू कितनी है। तो अगर नॉन मनी की वैल्यू निकल रही है, अगर मान लो ये जो गिफ्ट मिला है, अगर इस गिफ्ट की वैल्यू 4,000 रुपये निकल के आ गई, तो 4,000 रुपये ये और 6,000 रुपये ये, 10,000 रुपये वैल्यू है। बट मैंने कहा था अगर वो कोई एंटिक्स आइटम्स है, मतलब उसकी वैल्यू ही डिटरमाइन नहीं हो रही, फिर तुम क्लोज नंबर सी के पास जाओगे। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है जी, चलो जी अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब एक बार बिल्कुल शांत हो जाना। अगर किसी को डाउट है भी है तो उसको लिख लो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे जी। अब उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपके एग्जाम्पल नहीं देख रहा जी, मतलब आपके आंसर नहीं देख रहा मैं यहाँ पे जो आप लिख रहे हो। सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना 15-4 तक हमारा फाइनली फिनिश हो गया, मतलब यहाँ तक हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया।